हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि बीपीएससी 67 की आपकी तैयारी चल रही होगी और इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो चुके होंगे या जो भी कमियां हैं उसे आप दूर कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें, मॉक इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा आप दें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। घर पर भी आईने के समक्ष या घर में अपने रूम पर भी अपने फ्रेंड को या किसी अन्य मेंबर को कुछ क्वेश्चन सवाल देकर आप उनसे कहें पूछने के लिए और पूछताछ के क्रम में सवाल जवाब में भाग लें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस और विभिन्न मुद्दों पर, बायोडाटा से जुड़े मुद्दे पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इशूज़ पे, इंटरनेशनल इशूज़ पे, राजनीतिक मुद्दों पे, विभिन्न इशूज़ पे, बिहार के मुद्दों पे, कई मुद्दे पे जो आप सवाल जवाब जितना ज़्यादा करेंगे और ख़ुद को जितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, निश्चित रूप से वो आपके इंटरव्यू के लिए के तैयारी में आपकी मदद करेगा। और निश्चित रूप से जब इंटरव्यू बोर्ड और पैनल के समक्ष आप सामने जाएंगे तो आपकी इंटरव्यू अच्छी जाएगी। लेकिन इस पूरे तैयारी के दौरान, इंटरव्यू कक्ष में जाने के दौरान, इंटरव्यू देने के दौरान और इंटरव्यू से बाहर आने के दौरान आप अपनी पूरी तरह से अपने बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक रूप से बनाए रखें। अपनी माइंड सेट को, बॉडी लैंग्वेज को हमेशा सकारात्मक रूप से बनाए रखें और सकारात्मक रहने का अभिष्य लेके इंटरव्यू का जो जिस दिन आपका डेट है उस दिन तक खुद को सकारात्मक बनाए रखें। सकारात्मकता, पॉजिटिव एटीट्यूड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इंटरव्यू के लिए, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेगा और आपके प्रेजेंटेशन को बेहतर करेगा। तो आपकी सोच सकारात्मक होना चाहिए। दूसरा कि मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि इंटरव्यू में जब भी प्रश्नों का जवाब दें, तथ्यपरक हो, आपकी फैक्ट आधारित हो, कंसेप्चुअल हो, कॉन्सेप्ट आधारित हो, लीगल हो, कंस्टिट्यूशनल हो, कानूनन या लीगल कंस्टिट्यूशन या संवैधानिक आधार पर जिसे कहते हैं, नैतिक आधार हो, इथिक हो, उसमें शामिल हो, और मानवतावाद, ह्यूमैनिटी, मानववाद ये शामिल हो। आपकी जो भी जवाब आप दें, तो विवादित से विवादित इशू पर भी आप लीगल और संवैधानिक, नैतिक और मानवता के दायरे में अगर जवाब देते हैं और फैक्ट के आधार पे, और लॉजिकल तर्क जो हो वो फैक्ट के आधार पे हो, तो निश्चित रूप से आपके विवादित सवाल पर भी जो आपके उत्तर होंगे वो संतुलित होंगे, बेहतर उत्तर आएंगे और इंटरव्यू बोर्ड पर आपका बेहतर, इंटरव्यू बोर्ड के पैनल के मेंबरों पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा। मैं आज जिस टॉपिक की चर्चा करना चाह रहा हूँ या करने जा रहा हूँ वह है कि साक्षात्कार के दौरान, यानी इंटरव्यू के दौरान आपकी इन गलतियों को ना दोहराएं या इन गलतियों से दूर रहें। जैसे कि सबसे पहले कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके पहले आप बचिए। किन चीज़ों से बचिए? एक्स्ट्रा तनाव लेने से बचिए। आप एक दिन पहले ही अपने सारे कागजात को तैयार करें और समय से बिफोर आप इंटरव्यू बोर्ड के स्थल तक पहुँचें और बाहर इंतजार करें और अपने को शांत बनाए रखें। इससे आप तनाव रहित होने में, आपको टेंशन से मुक्त होने में आपको मदद मिलेगी। आप हड़बड़ा के जाएंगे तो वो आपको नुकसान देगा। समय से नहीं पहुंचेंगे तो आप तनाव में रहेंगे। कागज पत्र में कभी कुछ कमी आ जाती है, पेपर या किसी सर्टिफिकेट में, तो आप तनाव में रहेंगे। इन चीज़ों से आप दूर रहें। दूसरा कि वहाँ पर जब इंटरव्यू बोर्ड के कक्ष पे जाए, अपने को हल्का फुल्का रखें, हल्के फुल्के अंदाज में बात करें और किसी भी तर्क, किसी भी टॉपिक पर अन्य इंटरव्यू देने वाले जो छात्र अभ्यर्थी उनके साथ आप बहस ना करें इंटरव्यू बोर्ड के बाहर। दूसरी बात है जो ध्यान देनी है आपको, आप नींद भरपूर लें। जिस दिन इंटरव्यू डेट आपका पड़ता है, जैसे कल है इंटरव्यू डेट, उसके एक रात पहले भरपूर नींद लें और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे और फ्रेश हो। तीसरा जो ध्यान रखना है कि आप अगर पहले से जॉब कर रहे हो तो पूछा जाएगा सवाल कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहती हैं। क्या आप अपने पूर्व के जॉब से असंतुष्ट हैं? जो वर्तमान में जॉब कर रहे आप असंतुष्ट है, कभी भी जॉब की निंदा ना करें। आप जिस जॉब में अभी हैं उस पुराने जॉब की आप कभी निंदा ना करें। या पूछा जाएगा तो आप कहने निश्चित सर मैं अभी संतुष्ट हूँ, काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो निश्चित रूप से बेहतर मैं कर रही हूँ। और लेकिन मुझे मेरी इच्छा थी सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। इस कार्य में विविधता है, सिविल सर्विसेज के जॉब में डाइवर्सिटी है, विविधता है, लोगों एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, लोगों से जुड़कर मुझे काम करने का मौका भी मिलेगा। तो मैं निश्चित रूप से मैं इस सिविल सेवा में जाने के बारे में मैंने सोची और मैं इसमें काम आना चाहती हूँ। दूसरी बात को, जो तीसरी बात ध्यान, आंखें न छूना, आंखों में आंख डाले, आई कांटेक्ट बनाए। बोर्ड के मेंबर से आई कांटेक्ट बना कर रखें। बोर्ड के जो मेंबर बैठे रहेंगे 5-6 जो चारों आपके चारों सराउंडिंग में, उनसे आई कांटेक्ट बना कर रखें और आई कांटेक्ट बनाएं। और एक बार में संभव तो नहीं है कि सबके तरफ आई कांटेक्ट बने। जो सवाल पूछे, जो मान लीजिए सवाल इधर से आया, आपके राइट साइड से आया, तो राइट साइड देखकर
देखकर उनको जवाब देना शुरू करें, और जवाब देने के क्रम में आप अन्य मेंबरों को देख सकते हैं या फिर उन पर स्थिर हो जाए। अगर आप हड़बड़ा रहे हो तो बार बार जवाब, किसी मेंबर्स का जवाब जब देते हो तो उन पर फोकस करके ही जवाब दें। आप बार बार सर घूम और हड़बड़ाहट में मत घुमाएं। अगर कॉन्फिडेंट हो तब आप बीच में अन्य मेंबर को भी संबोधित करें। दूसरा कि किसी भी बोर्ड के मेंबर से बहस ना करें, अनावश्यक बोर्ड के मेंबर से आप बहस ना करें। आई कांटेक्ट बनाएं, जवाब सामने देख कर दें। नमस्कार जब जाए करें तो नमस्कार सर, तो चारों तरफ बोर्ड के मेंबरों को देखकर नमस्कार सर करके चारों तरफ देख ले। बैठे तो धन्यवाद देकर चारों तरफ देख ले। मैंने लगे किसी भी मेंबर को आप इग्नोर ना कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, किसी हर मेंबर का आप नोटिस कर रहे हैं। मेंबर से कभी किसी बहस ना करें। आपकी मेंबर से अगर बहस भी हो जाती है तो उनसे बहस ना करें। वो अगर आपको बातों को काट रहे हैं लगातार कई मेंबर, आप सही हैं जवाब में, फिर भी आपकी बातों को काटे जा रहे हैं। आप लॉजिक में आप नहीं तर्क पा रहे हैं, आपकी बातों को काटा ही जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, टीच भी किया जा रहा है, आपको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, फिर भी आप आत्मविश्वास न खोए, धैर्य बनाए रखें और उनसे बहस न करें। सॉरी सर, या मुझे माफ़ करें सर, मुझे इस विषय वस्तु पर ध्यान नहीं है, मैं सॉरी सर बोल कर शांत हो जाए। वो कभी कभी जानबूझकर भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप विस्तृत जवाब ना दें, लंबा जवाब ना दें इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू पैनल के मेंबर जो है आपसे लंबा जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। टू द पॉइंट बात करें, अपनी बातों को टू द पॉइंट रखें, बायोडाटा हो या कई अन्य मुद्दे हो, टू द पॉइंट ही बात करें। इसलिए कि 15 से 20 मिनट समय मिलता है, लंबा बात करने के लिए वहाँ जगह स्पेस नहीं रहती। टू द पॉइंट बात करें। अब मान लीजिए कि टू द पॉइंट आरक्षण के, अभी एक आरक्षण बड़ा जोरदार बहस चल रही है, जातीय आरक्षण। टू द पॉइंट बात करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी विवादित इशू हैं, जातीय आरक्षण हो, जातीय आधारित जनगणना को लेकर विवाद हो, भारत इंडिया को लेकर विवाद हो, एक देश एक चुनाव को लेकर विवाद हो, जो पत्रकार सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं लगातार, उनकी गिरफ्तारी हुई। कल एक घटना घटी कि कुछ पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई, तो उससे जुड़े हुए जो इशूज़ हैं, या कई जो इशूज़ हैं, आचार संहिता का इशू है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का इशू है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस कार्यपालिका का जो इशूज़ है, महाराष्ट्र का जो इशू है, सरकार किसी और की बनती है, सरकार किसी और की फिर बन जाती है बाद में, ये सारा इशू है, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के टकराव को लेकर इशू है, कई इशू हैं। आप इस पर आराम से तैयारी कर सकते हैं। पक्ष में 3 बिंदु तैयार कर लें, जो भी उससे जुड़ा हुआ 2-3 पॉइंट अपने डायरी में नोट कर लें। तैयारी करने के लिए जो आपने कॉपी या डायरी बनाई होगी, उस डायरी में नोट कर लें पक्ष विपक्ष, और तब अपने आप पक्ष विपक्ष जब आप बनाते हैं तो आपका बैलेंस आंसर तैयार हो जाएगा। आप जो भी पॉइंट रखना चाहेंगे उसके लिए आपके पास पर्याप्त लॉजिक भी रहेगा, तर्क भी रहेगा, तथ्य भी रहेगा। 3-3 पॉइंट बना ले। जातीय जनगणना, निश्चित रूप से जातीय जनगणना बिहार सरकार ने इसलिए कराया कि लक्षित समूह जो हैं, जो के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने में आसानी होगी। इससे पता चलेगा कि कितने पिछड़े वर्ग, कितने वंचित समूह हैं जो कि मुख्य धारा में अभी तक पूरी तरह से उनकी भागीदारी नहीं हो पाई। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में, उनके लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद करेगी। सरकार का ही तर्क है। लेकिन आप इसको कह सकते हैं दूसरी तरफ कि यह ध्यान रखा जाना लेकिन जरूरी है कि इससे सामाजिक विभाजन न बढ़े, जातीय विभाजन न बढ़े, और सामाजिक संघर्ष और तनाव न बढ़े, टकराव न बढ़े। ये एक पहलू है। तो आप इसको बैलेंस में आंसर देना कि एक अच्छी बात है कि जो जरूरतमंद है, जो पिछड़ चुके हैं विकास के दौर में, उनको आगे लाना जरूरी है, उनकी योजनाएं बनाना जरूरी है। लेकिन ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बोले, बस ध्यान रखा जाना चाहिए। बिहार सरकार के उद्देश्य को आपने सपोर्ट भी किया और उस पर बातें भी की। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अपना विस्तृत परिचय नहीं दें, ये तो मैंने पहले कहा। और आप जब भी जवाब दें, जिस सवाल का जवाब आपको 100% आ रहा हो उसी प्रश्न का जवाब दें। अनुमान पर आधारित और गलत जवाब कभी मत दें। माने लमसम अनुमान जो होता है वो उस पर आधारित आप जवाब ना दें। ये ध्यान रखें कि अनुमान पर आधारित जवाब न दें। जिस सवाल का आंसर आपको सटीक आ रहा हो उसी का जवाब दें, सीधी सी बात है। अगर जवाब नहीं आ रहा है तो सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दें, मुझे ध्यान में नहीं है। अगर आधा जवाब आ रहा हो तो अब इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि सर मुझे पूरी तरह से ये टॉपिक्स ध्यान में नहीं है, लेकिन आपकी अनुमति होगी तो मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, सॉरी। जैसे मैंने कहा। दूसरा कि आप इस तरह की बातें साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान आपको शांत बने रखना है, धैर्य रखे, अपने को धैर्य बनाए रखना है और कभी भी विचलित नहीं होना है।
शांत अपने को रखना है, धैर्य बनाए रखना है और कभी भी विचलित नहीं रहना। इस बातों को ध्यान में रखना है कि शांत बने रहें, धैर्य बनाए रखें और कभी विचलित ना हो। जरा सा भी इंटरव्यू पैनल के जो मेंबर्स हैं वो विचलित करने का कोशिश भी करें तो आपको विचलित नहीं होना है। इन सारी चीज़। ये दूसरी बात नेक्स्ट पर कि आप अब एक सवाल और विद्यार्थियों के मन में रहती है, विद्यार्थियों के मन में इंटरव्यू बोर्ड के दौरान कि सरकार की आलोचना करे या सरकार की आलोचना न करे। कोई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार से आप असहमति रख रहे हो तो अब हम इस पर बोले कि ना बोले। कुछ ऐसे मुद्दे जो सरकार के पक्ष से सहमत हो तो उस पर क्या बोले। तो आपको यहाँ सरकार की बेसिकली इरादतन या टारगेटेड आलोचना नहीं करनी। ये ध्यान रखें कि इरादतन सरकार और टारगेटेड आलोचना नहीं करनी है, लेकिन आप जो बातें हैं तो सरकार का है उसको सही सही बात को रखना है, सही सही उत्तर देना है। यानी सरकार का प्रवक्ता भी आपको नहीं बनना है। बहुत लोग प्रवक्ता ने सरकार के पक्ष में बोलना, सरकार के पक्ष में बोलना, तो सरकार के पक्ष में बोले जा रहे हैं। तो फैक्ट आधारित ही बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बात करनी है, लीगल बात करनी है, नैतिक आधार पर जवाब देना है, मानवता के आधार पर जवाब देना है। आपके पास फैक्ट हो, आपके पास तथ्य हो तो आप अपनी बातों को जोरदार तरीके से इंटरव्यू बोर्ड में रख सकते हैं, बहस न करते हुए विनम्रता के साथ। यानी विनम्रता पूरे इंटरव्यू के दौरान बनाए रखना है। ये हमेशा याद रखें, धैर्य, विनम्रता, प्रेजेंटेशन, स्पष्टता, क्लियरिटी, एकदम क्लियर होना चाहिए आपका इंटरव्यू बोर्ड के दौरान। आई टू आई कॉन्टेक्ट, कॉन्फिडेंस, ये क्लियर होना चाहिए। इस चीज़ों को आप ध्यान रखें। तो सरकार की किसी नीति है तो हम बैलेंस में बात करेंगे तो जवाब देंगे, प्रवक्ता भी नहीं बनेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लीगल बात है, जो सही बात है, उस बातों को हम रखेंगे। जो मुख्य परीक्षा के समय में आपने तैयारी की है, कहीं न कहीं वो तैयारियां काम आएंगी। उसमें जो आपने जिस प्रकार आप निष्कर्ष लिख कर देते आंसर में लिखने के दौरान, उस चीज़ों को ही माइंड में रखकर जाएं। और जब इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू पैनल बोर्ड के मेंबर्स बैठे हुए हैं, आपके चारों ओर आप बैठे हुए, आराम से स्थिर सही से बैठे हुए हैं। आप आराम से स्थिर से जवाब दें। टेबल पर हाथ नहीं रखें, हाथ अपने आगे करके अपने दोनों जांघ के ऊपर अपना हाथ को रख लें। आप अनावश्यक पैर हाथ न हिलाएं और अपने को स्थिर रखें और पूरे शरीर को नहीं हिलाकर अपने फेस को और सर को ही, मान लीजिए मेंबर के बोर्ड उधर है या आपके राइट है या लेफ्ट है, तो सर को हिलाकर आप देखें, पूरे शरीर को नहीं घुमाएं। इस बात को ऐसे नहीं घुमाएं या ऐसे नहीं घुमाएं। इस चीज़ों को आप ध्यान रखें। पैर हाथ नहीं हिलाएं। तथ्यों को छुपाने का प्रयास ना करें। किसी भी सवाल का जवाब जब दे फैक्ट के साथ दे। मैं ये पहले भी करता हूँ। दूसरा, सवाल पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट मेंबर्स ने सवाल पूछा, जवाब दिए, उस बीच सेकेंड मेंबर बीच में ही सवाल पूछ दिए तो क्या करेंगे आप? तो फर्स्ट मेंबर का पूरी सवाल सुन लें। जब पूरा सवाल सुनने के बाद तब जवाब दें। बीच में ही जवाब नहीं देना है। कोई सवाल है आपको लग रहा है हम जान रहे थे, बीच में बोलने लगे, वो नहीं। पूरी सवाल को सुन लें, फिर आप 1 सेकंड का समय लेकर जवाब दें। पूरी सवाल को सुन के 1 सेकंड का समय लेकर जवाब दें। एक सवाल का जवाब देते देते दूसरे मेंबर ने कुछ प्रश्न पूछ दिया तो आप बीच में छोड़कर इनको उसका जवाब ना देने लगे। उस प्रश्न को कान में ध्यान से सुन ले। वहाँ कान को कॉन्शियस रखें, आँख को कॉन्शियस रखें और अपने मुंह को भी नियंत्रित होकर जवाब दें। तो वहाँ एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, बीच में दूसरा सवाल आ गया, तो पहले एक सवाल का जवाब खत्म कर लें, फिर दूसरे सवाल का जवाब दें। लेकिन अगर पहला सवाल का जवाब देते एक समय में दूसरे मेंबर्स ने सवाल किया, आप सही से तरीके से नहीं सुन पाए तो फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, सॉरी सर करके, प्लीज़ सर आप एक बार फिर से सवाल को दोहरा दें। लेकिन कोशिश करें, यह नौबत नहीं है, अगर आती है तो आप सॉरी सर करके फिर सवाल दोहरवा लें, नहीं कि अधूरा जवाब दें। क्लियर? ये सारी चीज़ों को। और हॉबी है तो जो बताएं, जो हॉबी से है आप हैबिचुएट है, जो लगता है कि हॉबी है तो बताएं, क्लियर नहीं है तो बोल दें नहीं है। अगर हॉबी कुछ बताते हैं या कुछ उससे जुड़ी हुई चर्चा होती है तो उससे जुड़ी हुई कुछ खास तैयारी कर लें, या कुछ खास बातें हैं तो कोशिश करें वो 2-3 पॉइंट दिमाग में रख लें। और इसे भी हॉबी में अक्सर इंटरव्यू में अभ्यर्थी कुछ आर्टिफिशियल ही बात बना लेते हैं, चीज़ों को करते हैं। संविधान के विपरीत उत्तर नहीं देना है। मैंने हमेशा कहा, आदर्श उत्तर नहीं देना है। केवल मैं नौकरी में क्यों ना चाहता हूँ, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, तो मैंने जवाब दिया मुझे देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, मैं समाज का सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए आना चाहता हूँ। अब इसलिए आदर्श उत्तर है। आप आदर्श उत्तर से बचें। मैं इसलिए जॉब में आना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है, बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैं सिविल सेवा में आना चाहता हूँ। मैं सिविल सेवा इसलिए पढ़ाता हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए इसलिए गाइड करता हूँ क्योंकि ये मुझे भी लगता है कि बेहतर अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। सिविल सर्विसेज के लड़के को मैं गाइड कर रहा हूँ जो प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, जो सबसे बेहतर जॉब को प्राप्त करेंगे,
और समाज निश्चित रूप से उनको गाइड करता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं उनको गाइड करता हूँ, तो मुझे भी कहीं न कहीं लगता है कि नहीं, फ़क्र होती है, सम्मानित महसूस करता हूँ। तो उसी तरह आप इस जॉब में इसलिए जा रहे हैं कि आपको आपके लिए पहला पॉइंट है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, हाँ, मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं इस क्षेत्र में इसलिए जाना चाहता हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं, और निश्चित रूप से लोगों से जुड़ कर काम करने का मौका मिलेगा, ये एक इसका प्लस पॉइंट है। तो आदर्श जवाब ना दें, आप व्यवहारिक रूप से जवाब दें, मैंने यही कहा। निश्चित रूप से आज का जो वीडियो है, मुझे उम्मीद है कि बीपीएससी 67 की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को, अभ्यर्थियों को मदद मिलेगी। मैं फिर दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, और वह भी किसी न किसी टॉपिक पर रहेगा। इस तरह से 10 से 12, 13, 14 वीडियो लाऊंगा, किसी न किसी टॉपिक पर होगा। एक दिन करंट पर भी इश्यूज़ पर वीडियो लाऊंगा, विवादित इश्यूज़ पर वीडियो लाऊंगा। आप मुझसे जुड़े रहें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को, राकेश आर सिंह CSR क्लासेस, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, और निश्चित रूप से आपके पास, ताकि मेरी वीडियो पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।